तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जो होने वाली है हमारी रचनात्मक लेखन, जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी भी। ये एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर आपका एंटायर सब्जेक्ट खत्म है। इस बुक का आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है ना। 12 तारीख को इसका एग्जाम है आई थिंक, और 12 तारीख को आपको वही एग्जाम के अंदर वही सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और हिंदी ए, उद्योग विकास वाला हिंदी बी भी दी है मैंने आपको, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको ये सारी की सारी वीडियो दी है जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखो, ये जो वीडियो बननी है ये बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है, और ये DU SOL के बच्चे, रेगुलर के बच्चे और NCVEP इन तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है ना। और ये ऑल UG कोर्स अगर जिस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि रचनात्मक लेखन का जो सिलेबस है ना हर कोर्स में सेम ही है, ठीक है ना। हर सेमेस्टर में सेम ही, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका पेपर जो है ना वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप 60 में से 60 मार्क्स ले आओगे, ठीक है ना, अगर आपने वीडियो डेडिकेट होकर अच्छे से देख ली। इसके नोट्स आपको जब भी मिलेंगे जब आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। देखो, इतने अच्छे तरीके से मैंने देखो नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे से एग्जांपल देने के मैंने नोट्स बनाए हैं। देखो, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, ठीक है ना। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप बस सब्सक्राइब करो। और देखो, मैं आपको ना दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी हिंदी की 2 वीडियो अपलोड करी थी ना उसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा प्यार मिला। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं आपको देख नहीं सकते पर मैं सच में हाथ जोड़ कर आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस एक थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ कि प्लीज़, बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, थोड़े बच्चे सब्सक्राइब और कर लो, ठीक है ना। थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, ठीक है ना। बाकी थैंक यू, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख लें, इतने अच्छे कमेंट करे आप लोगों ने, थैंक यू, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर देख ले, ठीक है ना। बाकी देखो, ये हिंदी सब्जेक्ट है, कहीं कहीं थोड़ा सा अजीब लड़खड़ा जाती है हिंदी बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है ना। ये सिंगल वीडियो आप कर लोगे तो आपको जनसंचार और रचनात्मक लेखन में से इस सब्जेक्ट में करने की और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी चलो, अगर कुछ डाउट हो या आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, आपको इसके नोट्स मिलेंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आपको उसके बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कोई अनदर वीडियो चाहिए तो उसका सब्जेक्ट का नाम बता देना, पूरा प्रॉपर लिखना, ठीक है ना। सब्जेक्ट का नाम आधा अधूरा मत लिखना, प्रॉपर लिखना। हिंदी है, हिंदी भी है, उसका प्रॉपर नाम, उसके बाद उसका एग्ज़ाम कितने तारीख को ये लिखना, ठीक है ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये सिटी मॉल की एक नोटिफिकेशन आ गई ना, बच्चे कमेंट करेंगे सर क्या मंगाया सिटी मॉल से। भाई कुछ नहीं मंगाया है, वो ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है ना। ओके, देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, रीड आउट करो एक बार आप। रचनात्मक लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व प्रतिपादित कीजिए। अब ये बताओ कि महत्व प्रतिपादित कीजिए। अब बच्चे क्या कहेंगे यार, अगर अभी तो चलो मैं समझाऊंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बच्चे कहेंगे ये प्रतिपादित का मतलब क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा प्रतिपादित का मतलब क्या है। तो देखो, प्रतिपादित का मतलब होता है समझाना, ठीक है ना। क्या करना है हमें, रचनात्मक लेखन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या समझाना है हमें, रचनात्मक लेखन महत्वपूर्ण क्यों है। महत्व प्रतिपादित कीजिए मतलब कि हमें इसके महत्व, रचनात्मक लेखन क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है, उसके बाद रचनात्मक लेखन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये हमको बताना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखो, रचनात्मक लेखन होता क्या है, ठीक है ना। देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी कल्पना, विचार, भावनाओं, अनुभवों से कोई सुंदर सा एक सुंदर सा चित्रण करके कुछ लिखता है ना, है ना, बहुत सुंदर तरीके से, प्रभावशील ढंग से कुछ लिखता है और उसे लिख कर, देखो बनाकर नहीं, लिख कर, जैसे वीडियो बनाकर नहीं, लिख कर, ठीक है ना, कहीं लिख कर जब दूसरों के सामने व्यक्त करता है ना, उसे दिखाता है, तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स ले लो, इस देखो रचनात्मक लेखन की आपके पास बुक है ना, जब भी उसके बाद देखो मैंने सुंदर तरीके से ये नोट्स लिखे हैं, सारे के सारे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक रचनात्मक वे में। आपको परिचय दिया, आपको रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है ये बताया, आपको एक एनिमे कैरेक्टर देखो यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद ही क्या सोच रहा है रचनात्मक लेखन से, ये आपको दिया। तो क्या है, ये है एक प्रभावशाली ढंग। क्या है ये, प्रभावशाली ढंग तरीके से आपको मैं ये नोट्स दिखा रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं रचनात्मक लेखन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। देखो, मनुष्य स्वभाव से ही एक सूजनशील प्राणी है। क्या है, एक सूजनशील प्राणी है। वह अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को तथा कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का देखो सहारा लेता है। हर कोई, अगर आप किसी को कुछ बताओगे तो किसी न किसी लैंग्वेज का तो सहारा लोगे ना। आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है या फिर आप जिससे बता रहे हो उसकी जो लैंग्वेज है आप उसी लैंग्वेज में बताओगे ना। आपको हिंदी लैंग्वेज बताना, हिंदी बताओ, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो आप उसे किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी लैंग्वेज में बताओगे। जब यह
सॉरी, जब यह अभिव्यक्ति केवल सूचना देने तक सीमित न रहकर कला, कल्पना, संवेदना और मौलिक चिंतन से युक्त हो जाता है तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक लेखन क्या कहते हैं? और देखो, आपको समझ में आ गया। देखो, कोई व्यक्ति अपनी कल्पना को जो वो सोच रहा है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो उसके अंदर भावना चल रही है, जो उसके अंदर फीलिंग चल रही है, उन्हें जब वो लिखकर प्रभावशाली ढंग से, मतलब कि बहुत अच्छे सुंदर तरीके से डायग्राम बनाकर, है ना, कुछ बीच में कुछ मुहावरे को अटैच करके प्रभावशाली ढंग से इजी वे में लिखकर, सरल भाषा में लिखकर जब किसी दूसरे को प्रस्तुत करता है ना, उसे ही हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। आई होप आपको रचनात्मक लेखन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। देखो, उदाहरण के लिए क्या हो गया, उदाहरण के लिए हम कहानी लिख सकते हैं। ठीक है ना। हम कविता लेखन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर नाटक लेखन हो सकता है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पनाशीलता, मतलब कि अपनी कल्पना को, अपने अनुभव को, ठीक है ना, अपनी संवेदना को, मौलिक विचारों के आधार पर किसी विषय को प्रभावशाली ढंग से, देखो प्रभावशाली ढंग इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है ये ना, एकदम कीवर्ड है, जो ग्रीन पॉइंट में लिखा है कीवर्ड है। प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, सूचना, और उसे हम ये कहते हैं रचनात्मक लेखन। ठीक है ना। इसके अंदर हमारी क्या क्या, इसके अंदर हमारी कहानियाँ आती हैं, कविता आते हैं, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं। ठीक है ना। संस्मरण आती है ना, यात्रा है ना, आत्मकथा आती है, लेख व निबंध आते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारी रचनात्मक लेखन होते हैं। ये सब क्या है, रचनात्मक लेखन के तत्व हैं। ठीक है ना। अब चलो, एलिमेंट हो गए ये सारे रचनात्मक लेखन के। ठीक है ना। अब देखो, रचनात्मक लेखन की प्रमुख विशेषताएं। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। देखो, इसके अंदर पहले तो मौलिकता होती है। ठीक है ना। रचनात्मक लेखन की आत्मा उसकी मौलिकता है। लेखन के अपने विचार और नए और विशिष्ट रूप से प्रस्तुत होता है। ठीक है ना। फिर कल्पनाशीलता आ गई, फिर भावनात्मक आ गई, है ना, ये सब हो गई। आप यहाँ से प्रमुख इसकी विशेषता पढ़ लेना। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, एक रचनात्मक लेखन के महत्व बताना है। कहा था ना कि महत्व को प्रतिपादित कीजिए, तो वही हमको बताना है। ठीक है। देखो, रचनात्मक लेखन के महत्व क्या होंगे, ये व्यक्ति की कल्पनाशीलता का विकास करता है। देखो, अभी कोई व्यक्ति अच्छे से कुछ नोट्स, जैसे आपको एक मिला इन्वायरमेंटल साइंस में मिला आपको ओजोन लेयर के ऊपर एक नोट बनाने के लिए, तो आप सोचोगे ना कि मैं ओजोन लेयर के ऊपर क्या बनाऊँ। आप क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को टीचर ने बोला कि आप ओजोन लेयर के बारे में कल ना आप लिख के लाना, जिसका बेस्ट होगा उसे ना प्राइज़ मिलेगा। ठीक है ना। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। तो आप घर जाओगे तो आप सोचोगे ना कि देखो, लिख के तो सब आ रहे हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर है ना, जो अर्थ के चारों ओर होती है, जिससे क्या ये जो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उन्हें आने से रोकती है। ये सब देखो, सबको पता, सब लिख के आएंगे। आप किस तरीके से लिखोगे, आप सोचोगे ना मैं कितने अच्छी तरीके से लिखूँ जो मेरा सबसे अच्छा लगे। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे तरीके से लिखोगे, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स दोगे कि ओजोन लेयर कमज़ोर की पड़ रही है ना, कुछ डायग्राम बनाओगे, है ना, कुछ उसके अंदर डायग्राम बनाओगे, कलर का यूज़ करोगे, उससे अपनी मतलब कि और अपना थिंकिंग करोगे, तो इससे क्या है, आपकी जो सोचने की, जो आपकी कल्पना करने की शक्ति है ना, ये इसकी बढ़ेगी, है ना। तो रचनात्मक लेखन से क्या होती है, हमारी कल्पनाशीलता शक्ति बढ़ती है, विचारों को और हम प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अब जब हम इतना सोच रहे हैं ना, तो हम अपनी बातों को ना और ज़्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। मान लो रैंडमली आपसे मैम ने पूछा ओजोन लेयर के ऊपर 10 लाइन लिखो, तो अभी आपको क्लासरूम के अंदर ही आप 10 बच्चों को बोला कि ओजोन लेयर के ऊपर 10 लाइन लिखो, तो आप फटाफट से रटाई लाइन लिख दोगे। पर वहीं आपको एक दिन का टाइम दिया, तो आप सोच विचार करके कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं ना, तो ये हमारे विचारों को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। ठीक है ना। भाषा और लेखन के कौशल। देखो, अगर अब टीचर ने हमें ओजोन लेयर के ऊपर लिखने के लिए दिया, तो इससे क्या है, हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा अच्छी बनेगी, हमारी भाषा पे और ज़्यादा क्या होगी, पकड़ होगी। साहित्य में वृद्धि करता है, हमारी क्या करता है, साहित्य में विकास में योगदान होता है। ठीक है ना। हमारी साहित्य को बढ़ाता है। और फिर क्या है, ये हमारे संस्कृति मूल्यों का हमारी संस्कृति मूल्यों को बढ़ाता है, हमारी परंपराओं को। ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा टॉपिक दिया तो हमारी क्या है, हमारी धार्मिक जो हमारी संस्कृति है ये बढ़ेगी। फिर हमारा आगे भावनात्मक संतुलन। ठीक है ना। भावनात्मक संतुलन आ गया, रोजगार के नए अवसर आ गया। और क्या हो सकता है, समाज में नई सोच और नई दिशा प्रदान कर सकता है। ये क्या है, अगर मान लो कोई सामाजिक टॉपिक दिया, कोई सोशल टॉपिक दिया, जिससे क्या हमारी समाज की हमारे अंदर ना समाज से रिलेटेड नई सोच विकसित होगी, है ना, कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, और हमें एक नई दिशा प्रदान होगी। ठीक है ना। पाठकों को मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें ज्ञान भी देता है। देखो, जब रचनात्मक लेखन जो होता है ना, जब हम लिखते हैं ना, तो उससे क्या है, हमारी जो पाठक होते हैं ना, पाठक को तो आपको पता ही है ना, माना को आपको मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है, तो उन्हें मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें ज्ञान भी देता है। रचनात्मक लेखन क्या है, जैसे मैं लेखक हूँ, मैंने लिखा, पाठक क्या है, पढ़ने वाला। मैं रचनात्मक लेखन एक लिखा, ठीक है ना, ओजोन लेयर के ऊपर, या फिर मान लो कि मैंने एक कहानी लिखी, एक फनी कहानी लिखी, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मैंने ना एक एपिसोड लिखा, ठीक है ना, स्वच्छता के ऊपर। उसके अंदर मैंने बहुत सारी फनी चीज़ें लिखी, जिससे लोगों को हंसी आई, लोगों को नहीं, पाठक को हंसी आई, पढ़ने वाले को हंसी आई। उसके बाद क्या है, लास्ट में उसे एक सीख मिली कि हमें स्वच्छता अपनानी चाहिए, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, मिली ना। तो ये जो पाठक होता है ना, उसे मनोरंजन के साथ साथ क्या है, ज्ञान भी देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखो,
रचनात्मक लेखन के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं? कहानी लेखन, कविता लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन, है ना, यात्रा वृत्तांत लेख, निबंध, ये सब क्या होते हैं, और डायरी आदि। हम डायरी भी लिखते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे रचनात्मक लेखन होता है। अगर कोई डायरी लिखता है ना तो उसको पता होगा उसकी हिंदी, अगर वो जिस लैंग्वेज में लिखता है, अगर वो हिंदी में लिखता है तो उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश में लिखता है तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, इन दोनों लैंग्वेज में उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, साथ में उसकी थिंकिंग करने की एबिलिटी बड़ी होगी और बढ़ेगी। अगर वो डायरी लिखता है तो रोज़ अपने दिन की पूरी बातें लिखेगा ना, तो क्या उसकी थिंकिंग करने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो, आप यहाँ से क्या है, निष्कर्ष पढ़ सकते हो रचनात्मक लेखन का, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा वो सही समराइज करके यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। और चलो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पढ़ो एक बार आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र बताते हुए उसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या है, विविध क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, रचनात्मक लेखन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। विविध क्षेत्र मतलब होगा किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। अगर विविध क्षेत्र आए तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। रचनात्मक लेखन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, और साथ में सेकंड पूछा क्या हमें, रचनात्मक लेखन के कौन कौन से रूप होते हैं, ठीक है ना। किन किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है, उनके रूप क्या है ये बताना। देखो ये बताना है। तो पहले हम आसान भाषा में क्या समझेंगे, रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। देखो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया ना, क्षेत्र साहित्य हो गया, क्षेत्र कौन कौन से होता है, साहित्य हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या रचनात्मक लेखन के क्या है, विविध क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। देखो टेलीविज़न पे हम रचनात्मक लेखन देखते हैं, मतलब कि रचनात्मक लेखन के अंदर क्या क्या कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ भी आती हैं, टीवी सीरियल्स आते हैं जिन्हें हम धारावाहिक कहते हैं, नाटक धारावाहिक, ये सब। ओके, एक मिनट। देखो रचनात्मक लेखन के क्षेत्र और उसके रूप में पूछे गए। देखो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, रचनात्मक लेखन कहाँ कहाँ उपयोग होता है, यही होता है ना क्षेत्र का मतलब। जैसे साहित्य हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया, साहित्य आप समझते हो ना, हिंदी साहित्य हो गया यही। और पत्रकारिता मतलब कि न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, रेडियो तो आप समझते हो, टीवी हो गई, टेलीविज़न है ना, फिल्म हो गई, और विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। इन समय हम क्या है, ये सारे के सारे क्षेत्र देखो बहुत ईजी हैं। अब रचनात्मक लेखन के क्षेत्र बहुत ज़्यादा ईजी हैं। पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया, टीवी हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, फिल्म हो गया, विज्ञापन हो गया, है ना, ये सब क्या है रचनात्मक लेखन के क्या है, ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिससे, देखो यहाँ पे बेसिकली रचनात्मक लेखन की वो परिचय, परिभाषा या फिर अर्थ दे रखा है जो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है ना। अब रचनात्मक लेखन के विभिन्न क्षेत्र देखो, साहित्य हो गया जिसमें हम कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास ये सब लिखते हैं, ठीक है ना। पत्रकारिता हो गया जिसके अंदर समाचार लेखन होता है, फीचर लेखन होता है, ठीक है ना। फिर मीडिया और डिजिटल क्षेत्र हो गया, ब्लॉग हो गया, है ना, व्लॉग हो गया, कंटेंट हो गया, ये सब देखो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम समझने वाली चीज़ है। शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, हम रचनात्मक लेखन का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। और देखो इसका एग्जांपल तो आप देख ही रहे हो, ये क्या है, ये एक रचनात्मक लेखन ही तो है, जो मैंने नोट्स बनाए क्या है, ये रचनात्मक लेखन ही तो है। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ करते हैं हम इसका यूज़, बताओ अपनी तरफ से सोच के बताओ। प्रशासन और कानूनी क्षेत्र में भी हम, जैसे रिपोर्ट लिखना हो गया, एफआईआर हो गया, है ना, और नोटिस हो गया, हम किसी को नोटिस देते हैं, कोई पत्र लिखना हो गया, चाहे खाता बंद कराने के लिए पत्र हो, और किसको, बैंक अधिकारी को, ये सब क्या है मनोरंजन और फिल्म जगत में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनोरंजन और फिल्म जगत में अगर हम क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारी फिल्म चलने वाली नहीं है। हम कोई भी मनोरंजन से रिलेटेड कोई भी नाटक कुछ भी बनाने वाले तो वो नहीं चलने वाला है। तो उसमें रचनात्मक लेखन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अच्छे से संवाद को लिखना, संवाद मतलब डायलॉग को लिखना, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में अच्छे डायलॉग हों तो ही चलता है ना। व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र है, ये क्या है, व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जिसमें डायरी लिखना। अब देखो हमारा खुद का विकास भी तो होता है, हम अगर डायरी लिखते हैं, रचनात्मक डायरी क्या है, रचनात्मक लेखन है, उससे क्या हमारा खुद का विकास हो रहा है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, हमारी जो जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ हो रही है। बेसिकली हिंदी में लिख रहे हैं तो हमारी हिंदी अच्छी हो रही है, बोलना, समझना, सुनना, ये सब हमारा अच्छा हो रहा नहीं हो रहा। पत्र लेखन हो गया। तो आप रचनात्मक लेखन के क्या है, विविध क्षेत्र समझ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी में लिखा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रचनात्मक लेखन के जो विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है ना। देखो रचनात्मक लेखन के अनेक रूप होते हैं, जैसे कहानी हमने पढ़ लिया ऊपर, एक बार और आप इसके एलिमेंट पढ़ लो। क्या होता है, कहानी होता है,
ठीक है ना। किसी घटना या कल्पना को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से लिखना। कहानी अच्छे से हमने हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। कविता हो गया, भावना विचारों को कल्पना और संक्षिप्तता से लिखना। देखो कहानी भी संक्षिप्त होती है पर कविता और ज़्यादा संक्षिप्त और ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है ना। नाटक हो गया, संवाद को अच्छे से मनोरंजन तरीके से लिखना। उपन्यास हो गया, है ना। लघु कथा हो गया, निबंध हो गया, ठीक है ना। संस्मरणीय आत्मकथा हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गई, कहीं भी जाना उसका अनुभव शेयर करना, ठीक है ना। पत्र लेखन हो गया, डायरी लेखन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, फीचर हो गया और गीत गाना हो गया, गीत लेखन हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर व्लॉग भी आ जाएगा, व्लॉग राइटिंग व्लॉग हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हमारे रचनात्मक लेखन के विविध रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रचनात्मक लेखन के विभिन्न क्षेत्र कैसे होते हैं और इसके विभिन्न रूप कैसे होते हैं, ठीक है ना। देखो रचनात्मक लेखन जीवन के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ से आप ये सब इसकी जो व्याख्या है निष्कर्ष ही रीड करें, ओके। देखो 1 मिनट के लिए पॉज लो और मैं पॉज ले रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उसका वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके करो भाई, जल्दी करो, फटाफट से करो, बेल आइकन भी दबाओ। कर दिया आपने सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दिया, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, पढ़ो एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी गर्मी हो रही है, ऊपर से पंखा बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है। अगर पंखा चालू करके वीडियो शूट करी ना तो भैया बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और पसीने में टप टप हो रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, दिक्कत परेशानी ना हो, तुम्हारे पेपर है, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है। जनसंचार माध्यम आप जानते हो, जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, पत्रकारिता, ये सब क्या हमारे जनसंचार माध्यम। इसके लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है। रचनात्मक लेखन आप जानते हो क्या होता है, अपनी कल्पना को प्रभावशील तरीके से लिखना, ये क्या होता है हमारा रचनात्मक लेखन। अब बताओ कि हम कोई भी चीज़ प्रभावशाली ढंग से नहीं लिखेंगे, अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे, तो वो चीज़ क्या टीवी पे चल जाएगी, रेडियो पे चल जाएगी। अगर रेडियो देखो, टीवी पे क्या है, फिल्म आती है, नाटक आते हैं, धारावाहिक आते हैं और क्या आते हैं, न्यूज़ आती है और गाने भी आते हैं। अगर ये बताओ हम न्यूज़ है, जो न्यूज़ चलती है आज तक पे, तो उसमें कितनी अच्छी वाली हेडलाइन लिखी होती है ना, कितनी बढ़िया लिखी होती है। तो अगर वो अच्छे तरीके से नहीं लिखी होंगी, नॉर्मल तरीके से लिखेंगी, तो हम देखेंगे। अब मान लो फिल्म है, अभी धुरंधर मूवी जो है वो कितनी ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई थी, क्यों बनी हुई थी, क्योंकि देखो उसका जो कंटेंट था ना वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव वे में लिखा गया था, रचनात्मक तरीके से लिखा गया था, है ना। उसके जो गाने थे वो कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखे गए थे। तो बस अगर रचनात्मक लेखन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसके लिए, हमारे जनसंचार माध्यम के लिए। क्यों ज़रूरी है ना, जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है, अब हम पढ़ते हैं। आपको वैसे इतने से सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। दूसरा हमसे क्या पूछा है, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जनसंचार माध्यम की भूमिका निभाई। देखो हिंदी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है ना, उसे और ज़्यादा लोकप्रिय बनाए, और ज़्यादा फेमस बनाए। लोकप्रिय मतलब लोगों का प्रिय बनाया है ना, और ज़्यादा फेमस बनाया, किसने, जनसंचार माध्यम ने। और देखो सच में जो हमारे जनसंचार माध्यम है ना, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनने ना सच में हिंदी को ना नेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाए, साथ ही में हिंदी को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पुश कराए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए, ठीक है ना। जो हमारी फिल्म आती है, हिंदी फिल्म होती है, वो नेशनल लेवल पे तो चलो कमाल करती हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी ना हिंदी को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सच में जनसंचार माध्यम ने बहुत ज़्यादा योगदान निभाया हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है ना, जनसंचार माध्यम ने, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जनसंचार माध्यम क्या होता है, रचनात्मक लेखन क्या होता है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है, देखो यहाँ पे लिखा है। देखो जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों जरूरी है। देखो जनसंचार माध्यम जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, फिल्म हो गया, इंटरनेट हो गया आदि, ये सब मैंने आपको बताया ना, ये लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए आकर्षक और प्रभावशाली भाषा की आवश्यकता होती है। देखो अगर हम इन सब पर अगर हम कोई भी संदेश पहुंचाएंगे, हम फिल्म के माध्यम से कोई ना कोई संदेश पहुंचाते हैं ना, रेडियो के माध्यम से कोई ना कोई संदेश पहुंचाते हैं, अगर वो चीज़ प्रभावशाली नहीं होगी, वो संदेश प्रभावशाली नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो क्या कोई लोग देखना पसंद करेगा उसे, कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर नॉर्मली चलता रहेगा, एक नॉर्मल सा नाटक चल रहा है, तो क्या उसे देखना पसंद करेंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चल रहा है, सस्पेंस वाला चल रहा है ना, अच्छे तरीके से मस्त सा चल रहा है, तो हम उसे देखना पसंद करेंगे ना। इसलिए जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। देखो इसमें जनसंचार माध्यम के लिए सफलता केवल तकनीकी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री। देखो ये नहीं है कि टीवी तो है, टीवी एकदम HD क्वालिटी की है, ठीक है ना, हमारी एकदम 4 क्वालिटी में, जो 4 की क्वालिटी होती है ना, मतलब 4 की से अगर कुछ ऊपर भी होगा ना, मुझे नहीं पता, उस क्वालिटी की टीवी एकदम मस्त क्लियर तरीके से सबको दिख रहा है, पर एक बोरिंग सा नाटक चल रहा है, तो क्या आप देखोगे। वहीं अगर एक
144 नहीं 360 HP कहते हैं, P कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसके अंदर एक बढ़िया सा नाटक चल रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो अनुपमा चल रहा है तो क्या सारी आंटियाँ देखेंगी, है ना। वैसे कुछ भी चल रहा है, धुरंधर चले तो भाई सब देखेंगे नहीं देखेंगे। तो यही होता है ना कि तकनीकी ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर एक अच्छी सामग्री हो, अच्छी गुणवत्ता हो, उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। रचनात्मक लेखन अपनी भाषा, कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की क्षमता और सामग्री को प्रभावशाली करता है और रोचक और जनहितकारी बनाता है। देखो पर इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रभावशाली सामग्री निर्माण के लिए समाचार लेखन, फीचर, है ना, विज्ञापन, पटकथा, संवाद आदि लिखते हैं। सामग्री रोचक, कठिन विषयों को सरल बनाने के लिए क्यों जरूरी है, जो जनसंचार माध्यम है रचनात्मक लिखने के लिए क्यों जरूरी है, जनसंचार माध्यम रचनात्मक लिखने के लिए क्यों जरूरी है, कठिन विषयों को सरल बनाता है ना, जनता निर्माण और जागरूकता में योगदान देता है, विज्ञापन और जनसंपर्क के क्षेत्र में उपयोगी है, ठीक है ना, डिजिटल मीडिया में आवश्यक है। देखो जो जनसंचार है ना, जो हमारी रचनात्मक लेखन है वो डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मान लो मुझे ना एक वो ब्लॉग बनाना है तो मैं पहले पूरा अच्छे तरीके से लिखूंगा कि मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कैसे करूँ। बेसिकली मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो पहले मैं अच्छे से लिखता हूँ कि मेरे को इस वीडियो में प्रोवाइड क्या कराना है, बच्चे को पढ़ाना कैसे है, ये सब मैं अच्छे से लिखता हूँ। ये वीडियो शूट होगी 1 घंटे की, 1 घंटा 10-15 मिनट की, और उससे पहले इस 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए ना मुझे अपने 5 से 6 घंटे देने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे PVC क्वेश्चन पेपर ढूंढने होते हैं, ठीक है ना। PVC क्वेश्चन पेपर ढूंढे, अब मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर ढूंढे, उसके अंदर से मुझे कॉमन क्वेश्चन नोट करने होते हैं कॉपी पे। वो कॉपी पे नोट करने का फिर मुझे उनके आंसर लिखने होते हैं, उसके आंसर भी मुझे इस तरह लिखने होते हैं ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, एकदम क्रिएटिविटी अच्छे तरीके से लिखने होते हैं। आंसर लिखने के बाद फिर उसको मुझे देना पड़ता है जो नोट्स बनाता है, फिर वो इन नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाता है, अच्छे से डायग्राम नोट करता है ना, कलर का यूज़ करता है, हाईलाइट करता है, ये सब करता है, फिर वो मुझे नोट्स देता है। तो इस 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे एकदम लगातार मेहनत करनी होती है, ठीक है ना। बाकी देखो जिस दिन से आपका इंटरनेशनल एग्जाम का पेपर है ना, उस दिन से मैं रोज रात को 2-2:30 बजे ही सो रहा हूँ, सब कुछ काम करके, ठीक है ना। जब भी जाके आपके पास ये वीडियो आ रही है, मैंने इन्वायरमेंट साइंस हिंदी की, इंग्लिश की, हिंदी A, हिंदी B, इनकी वीडियो प्रोवाइड करी। अब देखो व्यवहारिक हिंदी है, उसकी वीडियो प्रोवाइड करानी है, जनसंचार माध्यम की आपकी ये मैं शूट कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि पहले एक चीज़ को बनाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। यही होती है रचनात्मक लेखन, ठीक है ना। कि देखो अगर मैं बेसिकली ऐसी करूं कि मैंने एक वीडियो उठाई, मान लो मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया, उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पढ़ा दिए, तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन देखे जाते हैं, उसके बाद मैं आपको चूज़ करके आपको देता हूँ, ठीक है ना। और इस साल कौन से आने वाले हैं, कौन से मतलब आ सकते हैं, ये सब देखकर अगर मैं आपको बेसिकली ऐसे ही पढ़ा दूँ तो क्या ना वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी और ना ही आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। फिर आगे आप मेरी वीडियो देखोगे भी नहीं। तो क्या है, रचनात्मक लेखन बहुत ज़रूरी होता है जनसंचार माध्यम के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है छठा क्या है, सॉरी, मनोरंजन और संस्कृति का संवाहन होता है। देखो जैसे फिल्म हो गए, गीत हो गए, संवाद, धारावाहिक हो गए, देखो धारावाहिक क्या होता है बताना जरा, धारावाहिक क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में जरूर बताएगा। भाषा और अभिव्यक्ति का विकास करता है। क्या होता है हमारे जो जनसंचार माध्यम है ना, वो रचनात्मक लेखन के अंदर क्या करता है, हमारी भाषा और अभिव्यक्ति के विकास को रोचक बनाता है। आपको मैंने अभी पता है क्यों पढ़ाता है, देखो यहाँ पे संक्षेप में लिखा है पढ़ो यहाँ से, रचनात्मक लेखन जनसंचार माध्यम की आत्मा है। देखो जो रचनात्मक लेखन है ना वो जनसंचार माध्यम की आत्मा है। अगर हम अच्छे से कोई भी चीज़ को क्रिएटिव वे में तैयार नहीं करेंगे तो क्या हम उसे टीवी पे चलाएंगे, रेडियो पे चलाएंगे, है ना, वेब सीरीज़ में दिखाएंगे तो क्या वो दिखेगी, क्या हम देखना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। फिर तो फालतू में टीवी चलती रहे तो चलती रहे, हम देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो मुझे बालवीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बालवीर बहुत ज़्यादा, मैं अच्छे से बालवीर देखता था, ठीक है ना, सच में मुझे बालवीर अच्छा लगता था। पर जब बालवीर रिटर्न आया तो भाई मुझे बकवास लगता था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता देखने में। तो क्या है कि बस उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, तो रचनात्मक लेखन बहुत ज़रूरी है। बालवीर के अंदर भाई बहुत ज़्यादा, मतलब अब छोड़ो आप मजाक बनाओगे। देखो इसके बिना जनसंचार माध्यम की प्रभावशीलता असंभव है, जनसंचार माध्यम के बिना बिल्कुल असंभव है। उस रचनात्मक लेखन की जगह जनसंचार माध्यम एकदम, अगर हमारे पास रचनात्मक लेखन नहीं होगा ना तो हम जनसंचार माध्यम में कुछ कर ही नहीं सकते, हम रेडियो, टीवी, पत्रकारिता कुछ कर ही नहीं सकते फिर हम, ठीक है ना। वह लेखक, समाज और जागरूकता, देखो यहाँ से आप ये पढ़ लेना, ठीक है ना, मैंने जो ऊपर पढ़ा है वही लिखा है यहाँ पे समराइज में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर देखो बेसिक सी चीज़ है, अगर हमारे पास अच्छी स्टोरी नहीं है ना, अच्छे गाने नहीं है ना, बकवासी स्टोरी, बकवासी गाने हैं, उसे हमने टीवी पे चला दिया, रेडियो पे चला दिया, है ना, एक बकवासी न्यूज़ हमने अखबार में छाप दी, क्या कोई वो देखना पसंद करेगा? क्या आप लोग देखना पसंद करोगे ये बताओ, ठीक है ना।
अब हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए जनसंचार माध्यम की भूमिका। देखो हिंदी भाषा को इतना ज़्यादा लोकप्रिय, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा पुश करा है इंटरनेशनल लेवल पे, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे बहुत ज़्यादा पुश करा है जनसंचार माध्यम ने, हमारी हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया लोगों के सामने एक वैश्विक लेवल पे। देखो हिंदी भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार। देखो जो हमारे समाचार पत्र हो गए, हमारे जो टीवी शो हो गए, रेडियो हो गए, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने, और देखो सोशल मीडिया ब्लॉग राइटिंग, व्लॉग ने, इन सब ने तो और ज़्यादा फेमस करा है, ठीक है ना। हिंदी भाषा को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। देखो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, साथ में नेशनल लेवल पे पहुंचाया है, इंटरनेशनल लेवल पे। आज हिंदी जनसंचार की प्रमुख भाषा बन चुकी है। देखो आज जो हिंदी है ना, वो जनसंचार मतलब जनों के बीच में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है, ठीक है ना, जिससे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है छोड़ते हैं इसे। हिंदी पत्रकारिता का विकास। अब देखो हिंदी दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रकारिता में हिंदी को मजबूत बनाया है। इसके माध्यम से क्या लाखों लोग प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है, लाखों लोग रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से रोज लाखों लोग हिंदी पढ़ते हैं और समझ भी रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो वो भाई ऑफिस अंडरस्टैंड तो करेंगे ना। रेडियो और टेलीविज़न का योगदान। देखो हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए ना टेलीविज़न, और जिस तरह समाचार का योगदान रहा है ना, वैसे ही किसका, पहला तो हमारा हिंदी व्यापक प्रचार सबसे, जिसके अंदर हमारा टेलीविज़न रेडियो सब आ गए, उसके बाद हमारा हिंदी पत्रकारिता आ गई। तीसरा हमारा आ गया रेडियो और टेलीविज़न का तो बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहा है। देखो टेलीविज़न जिसके अंदर हमारे कार्यक्रम, समाचार, है ना, बुलेटिन, ठीक है ना, ये सब, नाटक, धारावाहिक, खेल, टिप्पणी। देखो धारावाहिक नाटक आना, आपको धारावाहिक का मतलब होता है नाटक, ठीक है ना, जो भी हमारे सीरियल चलते हैं ना, जैसे कि अनुपमा, ठीक है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये सारे, ठीक है ना, खेल, टिप्पणी आदि हिंदी में घर घर तक पहुँचाए हैं। क्या है ये, टेलीविज़न ने इन्हें क्या है, घर घर तक पहुँचाया है ना। और देखो ये सारी और अनुपमा इंग्लिश में आएगा तो कौन देखेगा भाई, कोई नहीं देखने वाला। हिंदी में सब देखते हैं ना। मान लो अगर हमारे यहाँ की भाषा इंग्लिश होती तो इंग्लिश को प्रोत्साहित करते, ठीक है ना। तो अभी हिंदी की बात चल रही है। दूरदर्शन और निजी चैनल ने हिंदी को कई नई पहचान दी है। इन्होंने क्या है, दूरदर्शन जो चैनल है, इनने क्या है, हिंदी को एक नई पहचान दी है। हमारा चौथा आ गया सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म। देखो जो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने भी हिंदी को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है। हिंदी फिल्म, वेब सीरीज़, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री जो हो गई, ठीक है ना, OTT प्लेटफॉर्म हो गए। इन्होंने क्या हिंदी को इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देखो यहाँ पर आ गया ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या है, लोकप्रिय बनाया। मैंने कुछ भी नहीं मंगाया सिटी मॉल से, कोई कमेंट मत करना क्या मंगाया सिटी मॉल से, ठीक है ना। सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। देखो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने क्या है, हिंदी को बहुत ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय बनाया है, ठीक है ना। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार। क्या है, शिक्षा और ज्ञान सहायक है। देखो ऑनलाइन कक्षाएं, ई पुस्तक, है ना, और जो शैक्षिक वीडियो होती हैं, टीचर के द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड की जाती है, डिजिटल पत्रिकाएं हो गई, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्या है, ज्ञान प्राप्ति को आसान बना दिया है इसने, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ गया सांस्कृतिक पहचान और भारतीयों को मजबूत बनाना। इनने हमारी क्या है, रचनात्मक लेखन ने क्या है, हमारी सांस्कृतिक पहचान और भारतीयों को क्या है, मजबूत बनाया है, ठीक है ना। और रोजगार के अवसर के नए द्वार देना, ठीक है ना। हिंदी जनसंचार के माध्यम से विस्तार से पत्रकारिता, ठीक है ना, कंटेंट राइटिंग, इन सब में क्या है, एक बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिला है, रोजगार मिला है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो भाई अच्छा है, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। रचनात्मक लेखन के देखो माध्यम, संदेश, ये सब तो आपको मैंने बता देना। देखो लोकप्रिय बनाने में देखो रचनात्मक, टीवी चैनल के माध्यम से हिंदी घर घर तक पहुंची है, समझ में आया। टीवी चैनल के माध्यम से क्या हिंदी घर घर तक पहुंची है। रेडियो हिंदी भाषा के प्रसारित, अगर सारी चीज़ें रेडियो पे किस में आती है, हिंदी भाषा में आती है ना। तो रेडियो ने हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, घर घर तक पहुंचाया है, देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ पर टीवी नहीं है, वहाँ तो रेडियो है, ठीक है ना। रेडियो कितना ही पुराना है आपको पता है ना। समाचार पत्र और पत्रिकाएं ने क्या कहते हैं, हिंदी को बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ावा दिया है। क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। उसके बाद फिल्म और धारावाहिक हो गए, उन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। और सच में धारावाहिक और फिल्म तो बहुत ज़्यादा ही बनाया। इनने नेशनल लेवल तो करा इंटरनेशनल लेवल पे भी करा है हिंदी ने, और क्या कहते हैं, कंटेंट राइटिंग ने, और हमारे ब्लॉग ने, और हमारे वेब सीरीज़ ने, ठीक है ना। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म देखो पता है ना, जनसंचार माध्यम में हिंदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा पहचान दिलाई है। ओके, समझ में आया आपको वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। जनसंचार माध्यम के द्वारा साथ ही बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंची है। क्या, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रकारिता तक क्या है, ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंची है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है ना। एक बार देखो यहाँ पे अच्छे से एकदम फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। जनसंचार माध्यम के लिए हिंदी भाषा का संघर्ष, समाचार पत्रिका हो गई, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है ना, सिनेमा OTT हो गए, और इंटरनेट सोशल मीडिया हो गया। ये क्या है, और देखो जागरूकता, ये सब देखो यहाँ से पढ़ लेना, अच्छे से एकदम डायग्राम बना के दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक निष्कर्ष है, निष्कर्ष को अच्छे से रीड आउट कर लेना, कुछ नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा है उसे समराइज़ करके लिख रखा है। आप भी एग्ज़ाम के अंदर ना निष्कर्ष लिख के आए करो। पता क्या होता है निष्कर्ष लिखने से? निष्कर्ष लिखने से आपके जो आंसर की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है। और बाकी निष्कर्ष में कुछ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो हमने लिखा है ऊपर उसका ही एकदम क्या है थोड़ा सा समराइज़ करके लिख दो, 5 से 6 लाइन बढ़ जाएंगी आपकी। थोड़ा बड़ा लिखना चाहो तो बड़ा लिख दो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, आई थिंक चौथा क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना जनसंचार माध्यम है क्या। आपको मैंने ऊपर कितने बार बता दूं जनसंचार माध्यम समझ में तो आ गया होगा ना। उसके बाद टेलीविज़न में रचनात्मक लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम टेलीविज़न पे रचनात्मक लेखन कुछ कर रहे हैं, कोई नाटक, कोई वेब सीरीज़, फिल्म का कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई ये तो आँख बंद करके बता दो। अगर हम टेलीविज़न में कुछ ला रहे हैं तो सबसे पहले वो, और उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ईजी सरल होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसके डायलॉग अच्छे होने चाहिए, मतलब संवाद उसका अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें तो होंगी छोटी छोटी, और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। जनसंचार माध्यम वह साधन है जिसके द्वारा एक साथ हम बड़ी संख्या में एक साथ में ना बहुत बड़ी संख्या को क्या कोई सूचना देते हैं, कोई विचार देता है, कोई संदेश पहुंचाता है, ठीक है ना। क्या है, वही है हमारा जनसंचार माध्यम। ठीक है, देखो वर्तमान युग में सूचना और संचार का युग कहा जाता है। वर्तमान युग को क्या है, जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है ना, सूचना और संचार का युग कहा जाता है। आज विभिन्न माध्यम के द्वारा सूचनाएं, विचार, ज्ञान और मनोरंजन के साथ साथ लाखों लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। किन्हीं माध्यम से जनसंचार माध्यम, उन्हीं माध्यम को जनसंचार माध्यम कहा जाता है जिन माध्यम से हम एक बार में लाखों लोगों के पास कोई भी सूचना, विचार, कहानी, फिल्म, वेब सीरीज एक दिखाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जनसंचार माध्यम कहते हैं। इसके अंदर रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रकारिता, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आता है। ये सब आपको रट गया होगा एकदम बार बार पढ़ के, ठीक है ना। इसलिए चीज़ को बार बार लिखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा, घुमा फिरा के कैसे बेटे पर आएगा। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो मत डरे करो भाई, आपने पढ़ा है ना, कंसेप्ट आपको पता तो लिखना है, बस अब लिख दो, ठीक है ना, चाहे कुछ भी आए क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो पढ़ते हैं जनसंचार माध्यम का अर्थ। पढ़ लिया आपने जनसंचार माध्यम के अर्थ। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो कितनी बार पढ़ लिया आपने। एक तो हमारा प्रिंट मीडिया होता है जिसके अंदर हमारा समाचार पत्र, पत्रकारिता, पुस्तक, जर्नल आते हैं। फिर हमारा श्रव्य माध्यम जिसे हम ऑडियो मीडिया कहते हैं, जिसके अंदर हमारा रेडियो, FM चैनल, फ़ोन के कीपैड मोबाइल के अंदर होता है ना FM चैनल, देखा हो ना FM, जिसके अंदर घिस ऐसे आवाज़ आती है, फिर गाने बजते हैं वही। और हमारा क्या है, पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट क्या होते हैं मुझे नहीं पता यार, प्लीज़ बता देना क्या होता है ये। फिर हमारा दृश्य, मतलब कि हमारी विजुअल, ऑडियो विजुअल, जिसके अंदर ऑडियो भी है और विजुअल भी है। हम सुन भी सकते हैं और क्या हम देख भी सकते हैं। इसके अंदर तो बस हम सुन सकते हैं, इसके अंदर क्या हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जिसके अंदर टेलीविज़न, सिनेमा हो गए, और हमारे क्या हो गए, वेब सीरीज़ आ गई, ठीक है ना। वैसे मूवी भी होना चाहिए इसके अंदर। फिर हमारा डिजिटल माध्यम आ गए, ठीक है, जिसके अंदर इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया और हमारे ब्लॉग और वेबसाइट्स आ गई, ठीक है। समझ गए आप जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे इस क्वेश्चन के अंदर और क्या है। देखो ये है हमारा जनसंचार माध्यम के महत्व। देखो जनसंचार माध्यम के महत्व क्या है, ये सूचना का प्रसार करता है एक बार में बहुत सारी सूचना को। देखो अभी हमने अगर पढ़ा, ये हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाता है। क्या है, हिंदी भाषा को क्या बनाता है, लोकप्रिय बनाता है। समाज को जागरूक करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है ना। और क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है हमारा, ठीक है ना। जनता के निर्माण में सहायक होता है, हमारी शिक्षा और हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, समाज में जागरूकता फैलाता है, ठीक है ना। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, जिससे क्या है हमारा समाज जागरूक हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक्स पे जागरूक हो रहा है, ठीक है। जनसंचार की प्रक्रिया कैसी होती है, देखो इसकी बहुत ज़्यादा प्रभावी प्रक्रिया होती है। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ना संदेश पहुँचाने के लिए ना संदेश का निर्माण करा। मतलब कि संदेश मेरा है ये कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, नोट्स का निर्माण करा। निर्माण से मुझे किरमाड़ा याद आ गया, ठीक है ना। निर्माण करा, ठीक है ना। किरमाड़ा तो पता है ना आपको, किरमाड़ा कौन था, पता ही नहीं पता है आपको। अगर आप भूल गए हो तो यार बड़ी बकवास आपकी मेमोरी है, आप किरमाड़ा को भूल गए। ओके चलो वैसे भी इसे छोड़ते हैं, किरमाड़ा को। आते हैं अपने निर्माण में। निर्माण करा, उसके बाद मैंने क्या विभिन्न माध्यम का प्रशासन करा। देखो मैंने ये सब टेलीविज़न तो नहीं पहुँचाया, मैंने इंटरनेट का माध्यम लेके आपको फ़ोन पे फॉरवर्ड कराया। किसका, इंटरनेट का माध्यम लिया और मैंने आपको फ़ोन पे फॉरवर्ड कराया। फ़ोन पे फॉरवर्ड कराने के लिए
कराने के बाद अब ये जनता के पास पहुंच गया। जनता मतलब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया, ठीक है ना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनने मुझको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अब करेंगे, मुझे अभी करेंगे। जिनने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो वीडियो देख रखा है, वो अभी के अभी सब्सक्राइब करेगा ना। और मुझे पता है कर भी लिया होगा काफ़ी सारे बच्चों ने, ठीक है ना। उन तक पहुँचाता है, जनता तक पहुँचाता है। उसके बाद क्या होता है, अब पहुँचाया, जनता तक पहुँचाया, अब आप लोगों के पास पहुँचा। अब आप लोग क्या करोगे भाई, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप थैंक यू सर, दिस इज़ अमेजिंग वीडियो, ऐसे कमेंट करोगे। उसके बाद काफ़ी बच्चे नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल एडवाइस है। उसके बाद क्या हुआ, तब भी भाई मैं मजबूर कर दूँगा तुम्हें कमेंट करने से। कैसे, अभी बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप तुम ये वीडियो पढ़ के गए, उसके बाद तुम पेपर में बैठे। पेपर में बैठने के बाद तुमने क्या देखा, भाई ये तो सारे वही क्वेश्चन है जो सर ने अपनी वीडियो में कराए थे, भैया ने अपनी वीडियो में कराए थे, ये तो सारे वही क्वेश्चन है। तो आप बड़े खुश हो जाओगे, आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करके आओगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप कमेंट करोगे भैया आपने जो पढ़ा था वही सारा का सारा आया। तो यही एक होता है जनसंचार की प्रक्रिया। आपको समझ में आई। पहले सबसे पहले कंटेंट बनाना, उसे विभिन्न माध्यम पे अपलोड करना, भेजना, ठीक है ना, प्रशासन करना। उसके बाद जनता तक पहुंच जाते हैं। जनता तक पहुंचने का जनता क्या है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया करती है अपनी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो धुरंधर मूवी आई, उसकी कितनी अच्छी गई ना कि यार कितनी अच्छी मूवी है, ठीक है ना। सैयारा आई थी तो उस पर कितने सारे हो गए कि प्यार व्यार की मूवी फिल्म ढूंढना है। मैंने तो दोनों में से कोई मूवी नहीं देखी सच में, ना सैयारा देखी ना धुरंधर देखी। ओके, आपको समझ में आ गया जनसंचार की प्रक्रिया क्या होती है, पक्का समझ में आ गई होगी भाई, बिल्कुल ही। अब देखो जो दूसरा इसमें पूछा गया था ना, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता लग गया हो। टेलीविज़न में जनसंचार लेखन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये और पढ़ देते हैं हम, ठीक है ना। देखो टेलीविज़न एक दृश्य माध्यम है। देखो इससे दृश्य क्या होती है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है, ठीक है ना। जिससे जिससे अच्छा लेखन प्राप्त नहीं होता, बल्कि दृश्य, ध्वनि और प्रस्तुति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें ये नहीं कि हमने अच्छी तरीके से लिख दिया, एक बात है, पर टेलीविज़न पे क्या है कि हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, हम महसूस भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है ना, टेलीविज़न में। तो देखो सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ को टेलीविज़न पे प्रशासन तो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा ये वर्ड, अगर हम क्या कहते हैं यार, मुझे बोलने क्यों नहीं आ रहा इंग्लिश में भी, अपलोड कर रहे हैं, चलो अपलोड समझ लो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हम टीवी पे दिखाने वाले हैं, ठीक है ना, कोई नाटक हो गया, कोई वेब सीरीज हो गया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी जो भाषा है ना, उसकी जो लैंग्वेज है ना, बहुत ज़्यादा सरल हो। मैं मान लो अगर वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बना रहा हूँ, एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं मूवी वो क्षेत्र वो मैं अगर कोई वेब सीरीज जैसे कोई भी मूवी बना रहा हूँ एक स्पेशल क्षेत्र के लिए, तमिल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उस लैंग्वेज में ना, उस फिल्म के अंदर तमिल का ही यूज़ करूँगा। पर मैं उसे सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए बना रहा हूँ, मैं उसके लिए सबके लिए बना रहा हूँ, उसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल सबके लिए बना रहा हूँ। तो क्या है, मैं लैंग्वेज का ध्यान रखूँगा कि उसमें मैं अच्छी एकदम अगर मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ तो इंडिया में क्या है, जो हिंदी है ना वो जनसंचार माध्यम है ना, वो क्या है सब लोग हिंदी को बोलते हैं, तो मैं हिंदी में बनाऊंगा तो हिंदी के वर्ड सरल रखूँगा। मैं साहित्य हिंदी का यूज़ करने लगा ना, मान लो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी का छोड़ो, मैं यही नोट्स ही बना रहा हूँ। अगर मैं इस नोट्स में अगर मैं साहित्य हिंदी का प्रयोग कर देता, आपका जो पेपर निकला है साहित्य हिंदी का, अगर उसका प्रयोग कर देता भाई, अगर कोई मेरी वीडियो देखता ना उसके बाद फिर आता ही नहीं, वो झाँकता ही नहीं, डिसलाइक करके चले जाता, क्या पढ़ा रहे हैं सर जी, साहित्य हिंदी लिख रखी है इसमें, हमें साहित्य वैसे भी नॉर्मल हिंदी नहीं पढ़ी जा रही बोली जा रही, अभी साहित्य हिंदी और घुसा दी, वैसे यार पढ़ी जाती बोली जाती, आपसे मैं मजाक करता था, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ टीवी पे टेलीविज़न पे अपलोड कर रहे हैं, ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसमें भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें उस भाषा का सरल मतलब पता लगना चाहिए, ठीक है ना। तो योगी भाषा आम दर्शकों को समझ आनी चाहिए, ठीक है ना, उनके अनुसार होनी चाहिए। कठिन शब्दों का, जटिल शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें छोटे छोटे वाक्यों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। पहला आई होप आपको पहले क्लियर होगा। दूसरा हमारा दर्शकों को ध्यान में रखकर लेखक करें। हमें देखना चाहिए कि हम जो हमारी जो वेब सीरीज बनने वाली है ना किस तरह के दर्शक देखेंगे, तो उन्हें ही देखकर हमें क्या है उसे लिखना चाहिए, उसके संवाद जो भी हो गया, ठीक है ना। विषय प्रस्तुत रोचक और उपयोगी हो। देखो अगर हम उस चीज़ को उसका जो विषय होगा ना उसे बहुत ज़्यादा मतलब दर्शकों की ना रुचि से जोड़कर हमें उसे लाभ प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे क्या है हमें लाभ मिलेगा। जानकारी के साथ साथ हमें मनोरंजन संतुलन बनाना रखना चाहिए। अगर हम मान लो कि कोई एपिसोड बना रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लो कि हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना रहे हैं, अगर हम उसके अंदर सारी की सारी जानकारी घुसेड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी तक चल रहा होता। उसके अंदर क्या है, मनोरंजन खूब ज़्यादा है, मनोरंजन के कारण क्या है वो दर्शकों से अभी भी जुड़ा हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो हमें सबसे पहले हमें जानकारी के साथ साथ उसके अंदर क्या है मनोरंजन भी जोड़ना चाहिए। संवाद मतलब कि डायलॉग हो गया, उसको स्वाभाविक और प्रभावी बनाना चाहिए, ठीक है ना। पाँचवा हमारा हो गया हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ ना इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए, अगर हम बड़ी बनाएंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होंगे तो उनके बहुत सारे डायलॉग होंगे तो वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें समय
सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आवश्यक वितरण होना चाहिए, ज़्यादा लंबी भूमिका से बचें, ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो हम टीवी पे किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है बताना आप। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन भी है, आपको मतलब कुछ भी नहीं पता आपको, वैसे मजाक कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर हमारा आ गया दृश्य, विजुअल के अनुसार लेख लिखना चाहिए हमें। ठीक है ना, अगर हम टीवी पर देखने वाले दृश्य को, ग्राफिक को, एनिमेशन और ध्वनि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके अनुसार क्या हमें लेख लिखनी चाहिए। ठीक है ना, कि उसके बाद हमें जो बातें दृश्य में बताई जा रही हैं उन्हीं शब्दों में उन्हें क्या हमें शब्दों में दोहराना चाहिए। ठीक है ना, आकर्षक शुरुआत और प्रभावशाली संपन्न करनी चाहिए। हमें जो इसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। ठीक है ना, और जो उसकी एंडिंग करनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में ना एक उसकी छाप छूट जाए। भाई एंड हुई ना तो उसकी छाप छूट जाए, हाँ भाई कुछ तो आज हमने देखा है, हमने अपनी मूवी टिकट पर अगर हमने आज 299 लगाया ना तो हाँ भाई कुछ तो था, कुछ तो हमने वैल्यू ली है। ठीक है ना, ऐसा होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो 2 लोगों को भी 10 लोगों को भी पता है भाई आज मैंने ये मूवी देखी। जैसे कि ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छे से आपको समझाने का, ये नोट सुनाने का, ताकि क्या है आपके मन में एक छाप छूट जाए। किसके लिए? मेरे लिए, कॉमर्स मैजिक के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि भाई जाओ कॉमर्स मैजिक को सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियो देखो। तो बस यही बात है। और 9वां जाता है ध्वनि और संगीत का उचित उपयोग करें। किसका? हमें ध्वनि का अच्छा उपयोग करना चाहिए। देखो मेरे को बहुत सारे लोगों ने टोका था स्टार्टिंग में, सर आपके बैकग्राउंड में वॉइस आती है। सच में आती थी, मैंने खुद अपनी वीडियो सुनी। और देखो मैं एक बात सच में बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, पर आई डोंट नो पता नहीं कैसे जो ब्लूटूथ थी वो अनकनेक्ट हो गई। अनकनेक्ट होने के कारण जो मेरी वॉइस है ना फटी फटी सी आने लगी, और वो पूरी 50 मिनट की वीडियो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। इसलिए अब मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या है हमें ध्वनि का, संगीत का उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो धीरे धीरे आवाज़ आ रही है तो क्या है दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हमें ध्वनि का और इसका संगीत का उचित ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, जो हमारा पृष्ठभूमि, जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो अच्छा प्रभावी होना चाहिए। ठीक है ना, 10वां हमारा आ गया संदेश स्पष्ट, और संदेश क्या हमारा स्पष्ट होना चाहिए उसका। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अब उसका निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष है वो ऊपर जैसा जो हमने ऊपर पढ़ा है उसका ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, उसकी समरी होगी, आप रीड आउट करें। ठीक है ना, जनसंचार माध्यम आधुनिक समाज को जोड़ता है। ठीक है ना, ये हमें सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता प्रदान करता है। ठीक है ना, देन हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया। ये 5वें क्वेश्चन में क्या है, हमें साक्षात्कार लेखन। देखो आगे ना साक्षात्कार लेखन क्या होता है, साक्षात्कार लेखन क्या होता है, और आप साक्षात्कार लेखन से क्या समझते हैं, और हमें बताना है एक अच्छे साक्षात्कार को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए साक्षात्कार लिखते समय। ठीक है ना, तो हमको यही बताना है। देखो साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसका देखो सबसे पहले हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। क्या बताना है, इसका अर्थ होता है। देखो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर प्रश्न पूछना और उसकी जानकारी प्राप्त करना, और उसके बाद उसे नोट करना। ठीक है ना, उसे नोट करना और उसे लोगों तक पहुँचाना, चाहे पत्रकार के माध्यम से हो चाहे टेलीविज़न के माध्यम से। और अब तो नोट करते तो हैं, साथ में उसे हम टेलीविज़न पर लाइव दिखाते हैं। ठीक है ना, हम आमने सामने वीडियो देखते हैं किसकी, इंटरव्यू की। तो आई होप आपको साक्षात्कार समझ में आ गया होगा। साक्षात्कार क्या है, जनसंचार के क्षेत्र में साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के विचार को, अनुभव को, उसकी उपलब्धियाँ को, हम इंटरव्यू किसका लेते हैं, फेमस लोगों का लेते हैं। तो हम उस क्या जानते हैं, पहले हम तो उसके संघर्ष भी जानते हैं, उसकी उपलब्धियाँ भी जानते हैं, उसके विचार को समझते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझते हैं, इन सबको समझते हैं, उसको लिखते हैं, और उसे क्या है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से क्या है लोगों को तक पहुँचाते हैं। तो समझ में आ गया आपको साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार इंटरव्यू दो व्यक्ति के बीच में होने वाला एक क्या है, प्रश्न उत्तर अधिकृत है। ठीक है ना, अधिकारित संवाद है जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, इंटरव्यूअर क्या होगा, प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति क्या है उसके उत्तर देता है। ठीक है ना, उत्तर देता है। जब इस संवाद को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार लेखन। जब उसे लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, लिखकर प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम कहते हैं साक्षात्कार लेखन। साक्षात्कार का उद्देश्य किसी व्यक्ति के उचित अनुभव, उपलब्धियाँ, संघर्ष तथा जीवन दृष्टि को लोगों के सामने लाना होता है। ठीक है ना, उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष आए, ठीक है ना, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अनुभव कैसे है, उन्हें जो उपलब्धियाँ हासिल करी, इस सब के बारे में क्या है लोगों तक लाना होता है, ताकि लोग क्या हो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावी हों, है ना, उससे मोटिवेशन लें और वो भी अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया साक्षात्कार क्या होता है। अब हम समझेंगे एक अच्छे साक्षात्कार को क्या क्या सुविधाएं देखो बरतनी चाहिए। जो एक अच्छे इंटरव्यूअर होता है ना उसे क्या क्या सुविधाएं बरतनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपको इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया जाए, आप इंटरव्यू ले रहे हो बच्चों का, ठीक है ना, छोटी क्लास का ले रहे हो, है ना, आप ले रहे हो, जैसे आप इंटरव्यू छोड़ो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप वाइवा ले रहे हो 5वीं क्लास का साइंस से लेकर,
तो अगर आप उस पहले आप क्या करोगे, अगर आप खुद बाइबल लेने जाओगे तो पहले आप उसकी बुक का साइंस का सब कंटेंट पढ़ोगे, भाई क्या क्या चीज़ है। जब भी तो आप पूछोगे, जब तक आपको पता नहीं होगा उसकी साइंस की बुक का, तो आप उससे पूछोगे क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि एक अच्छे साक्षात्कारता को क्या है, विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी क्या है, प्रश्न स्पष्ट और सरल। अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए क्वेश्चन, ठीक है ना, सरल होने चाहिए। तीसरा है शिक्षित व विनम्र व्यवहार रखें। अगर हम उससे इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए उसके साथ। चौथा है ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर वो उत्तर दे रहा है, हमने कोई भी क्वेश्चन करा और वो उत्तर दे रहा है तो हमें उसकी बात को ना ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम उससे और क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो बोले जा रहे तो हम उसकी बातें नहीं सुनना है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो उससे हम लिख नहीं पाएंगे, अगर हम लिख नहीं पाएंगे तो अच्छा साक्षात्कार लेखन नहीं बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पाँचवा है निष्पक्षता बनाए रखें। व्यक्ति के विचारों को प्रश्नों में शामिल करना, ठीक है ना, आना चाहिए। छठा है हमारा समय का ध्यान रखना चाहिए। हमें इंटरव्यू लेते समय हमें समय का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, इसमें हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। शब्दों का भी हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। सातवां है हमें उसमें रोचक प्रश्न पूछने चाहिए। अगर हम रोचक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोरियत इंटरव्यू हो जाएगा। साथ में इंटरव्यू को तो बोरियत लगेगा, जो प्रश्न दे रहा है उसे ही बोरियत लगेगा। साथ में अगर आप इंटरव्यू लेखन कर रहे हो, जो उस इंटरव्यू को पढ़ रहा है उसे भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, बोरियत लगेगा। तो आठवां हमारा आ गया तथ्यात्मक शुद्धता रखें, ठीक है ना। उत्तरों को सही रूप से लिखना और प्रस्तुत करना आना चाहिए। आपने उससे इंटरव्यू लिया तो आप उस लेखन को अच्छे से लिखो, ठीक है ना। गोपनीयता का सम्मान रखना चाहिए, व्यक्ति को निजी बातें नहीं पूछनी। इंटरव्यू लेते समय हमें उस व्यक्ति की उसकी व्यक्तिगत जो उसकी निजी बातें हैं ना उसको हमें नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। साथ में हमें सकारात्मक वातावरण बनाना रखना चाहिए। इंटरव्यू लेते समय हमें वहाँ का वातावरण एकदम पॉजिटिव बनाना चाहिए, ठीक है ना, सहज बनाना चाहिए, ताकि जो हमारा जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार का, देखो यहाँ पर एक वो भी देना है कि प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार का साक्षात्कार लिखिए। हमें कोई गीतकार लेना है और उसका हमें साक्षात्कार, मतलब कि हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हमें इंटरव्यू लेने किसका, एक गीतकार का। गीतकार कौन, जो गीत लिखता है, ठीक है। गीतकार के जीवन की संवेदना। देखो प्रसिद्ध गीतकार गुलजार हैं, गुलजार के विषय में बातचीत करनी है, ठीक है ना। देखो मुझे नहीं पता गुलजार जी कौन है, बाकी कोई गीतकार होंगे, कोई प्रसिद्ध गीतकार होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके संवाददाता, ठीक है ना। संवाददाता मतलब कौन, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो क्या है, नमस्ते सर, आपका हमारे समाचार पत्र में स्वागत है। तो जो गुलजार जी हैं वो धन्यवाद, मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहला प्रश्न पूछा, आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मुझे बचपन से ही साहित्य और कविता पढ़ने का शौक था, जीवन के अनुभव ने मुझे लिखने को प्रेरित किया, ठीक है ना। ये इसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपके गीत में संवेदनशीलता और गहराई दिखाई देती है, इसका क्या रहस्य है। तो इन्हें बोला कि मैं जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं होती है ना उन्हें बहुत ज़्यादा बारीकियों से और मानवीय भावनाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ, बहुत ज़्यादा बारीकियों से देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उनको फील करता हूँ, ठीक है ना। वही मेरे गीत में क्या है, दिखाई देती है, ठीक है ना। अब देखो एक और तीसरा क्वेश्चन पूछा, आज के युवा लेखकों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो अधिक से अधिक पढ़ें, उत्तर ने कह दिया उन सबको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए और अपने मौलिकता बनाए रखना चाहिए। यही सफलता यहीं से आपको अपने आप सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन पूछा, हिंदी भाषा को भविष्य में कैसा देखते हैं, ठीक है ना। आप हिंदी भाषा को कैसे देखते हैं भविष्य में, फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि क्या होगा इसका आगे। तो देखो क्या कहा, हिंदी भाषा बहुत उज्जवल है, हिंदी भाषा क्या बहुत ज़्यादा उज्जवल, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। डिजिटल मीडिया हो गई, सोशल मीडिया हो गई, इसमें हिंदी की नई पहचान बननी है, ठीक है ना। और सच में डिजिटल मीडिया और इनने हिंदी को एक नई पहचान दी है, ठीक है ना। ये हमने आगे पढ़ लिया था, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ से पाँचवा क्वेश्चन करा, छठा क्वेश्चन करा और क्या है, सातवां क्वेश्चन करा, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या है, एक एग्जांपल लिखना है। आप बाकी मेरे नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो गीतकार का है तो आप गीतकार का इस तरह लिख देना, बाकी यहाँ पर अगर एक किसी भी कॉमेडियन का है तो कॉमेडियन का लिख देना। आपको लिखना इसी तरह किसी का भी है, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक का है। निष्कर्ष है, आप यहाँ से रीड आउट कर लेना निष्कर्ष को, ठीक है ना। अब देखो हमारा छठा क्वेश्चन आ गया, प्रिंट माध्यम के लिए यात्रा वृत्तांत लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही में अथवा अपने परिवार, देखो प्रिंट माध्यम क्या आता है, प्रिंट माध्यम में क्या क्या आता है, आगे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था ना, वही अथवा अपने परिवार सहित किसी धार्मिक स्थल पे की गई यात्रा का वर्णन करना है। देखो सबसे पहले हमें प्रिंट माध्यम लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यात्रा वर्णन देखने के लिए, मतलब कि हम कहीं घूमने गए उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है ना। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको, और हमें एक इसका एग्जाम्पल भी देना है कि हम कहीं धार्मिक स्थल पर गए तो उसका एग्जाम्पल दो। तो देखो चलो पढ़ते हैं।
देखो, प्रिंट माध्यम के लिए यात्रा वृत्तांत लगते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक बार रीड आउट करो मैं यहाँ से, फिर आपको पढ़ाता हूँ। रीड आउट करो यहाँ से। देखो, यात्रा वृत्तांत किसी यात्रा का क्रमबद्ध और रोचक और उद्देश्यपूर्ण वितरण होता है। जब भी हम किसी भी जगह गए तो वहाँ पर हमें उस यात्रा का जो वर्णन करना है ना, वो हमें क्रमबद्ध करना है, रोचक तरीके से करना है। यही हमारा यात्रा वृत्तांत होता है, जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव, ठीक है ना, इस स्थानों, व्यक्तित्व, संस्कृति और भोजन रीति रिवाज और मतलब कि जो जो वहाँ पे करें ना, उन सबको क्रमबद्ध तरीके से बताएगा, सीरियल वाइज बताएगा, आगे पीछे करके नहीं बताएगा, ठीक है ना। प्रिंट माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, समाचार पत्र में उसको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, समाचार पत्र में हम लिख रहे हैं अपना ये सब, ठीक है ना, पत्रकारिता में लिख रहे हैं, ये हम अपने लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं, पुस्तक आदि में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एकदम सीरियल वाइज बताएंगे। अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में क्या है, हम एकदम सीरियल वाइज बताएंगे कि आज हम यहाँ गए, हमने ये करा वो करा, हम वाराणसी गए, वहाँ पे जाके हम आगरा गए, सॉरी, वहाँ पे जाके हमने ट्रेन से उतरते ही हमने पेठा खाया, वहाँ का फेमस, उसका हम ताजमहल देखने गए, टूरिस्ट से मिले हम वहाँ पर, ऐसे ऐसे सब आपको बताना, ठीक है ना। देखो, ये क्या है, पता नहीं किसकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं ना, कहीं भी हम समाचार पत्र में दे रहे हैं कि हम यहाँ घूमने गए, तो उसका शीर्षक एकदम मस्त होना चाहिए। जैसे क्या, यात्रा वृत्तांत का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को, जो पढ़ने वाले को एकदम उसका ध्यान एकदम खींच ले आपकी तरफ और वो पढ़कर ही जाए। पुस्तक रोचक, प्रस्तवान रोचक होना चाहिए, मतलब कि जो भूमिका, इंट्रोडक्शन है ना, में यात्रा का उद्देश्य, स्थान आदि सब कुछ बताना चाहिए कि हमने इस दिन हमने यहाँ की यात्रा करी, उसका उद्देश्य, उसका स्थान और उसकी तारीख क्या थी, ठीक है ना, और कौन कौन इसके अंदर शामिल था। क्रमबद्ध और व्यक्तित्व वितरण होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। यात्रा में शुरुआत से अंत तक का एकदम वर्णन क्रम के अनुसार होना चाहिए। हम कैसे पहुँचे, ठीक है ना, बस से पहुँचे, गाड़ी से पहुँचे, मेट्रो से पहुँचे या फिर रेल से पहुँचे, मार्ग का अनुभव कैसा रहा, आपने वहाँ पे क्या क्या अनुभव करा अपने रास्ते में, ठीक है ना। ठहरने की व्यवस्था क्या थी, प्रमुख स्थान कौन कौन से, यहाँ पे स्थानों का सजीव और स्थान का सजीव वर्णन करना चाहिए, ठीक है ना। व्यक्तित्व अनुभव होना चाहिए, आपको अनुभव बताना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों से मिले तो आपका व्यक्तित्व अनुभव कैसा लगा, वहाँ की संस्कृति का अनुभव आपको कैसा लगा, ठीक है ना। भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। आठवीं क्या है, उपयोगिक जानकारी देनी चाहिए आपको, पहुँचने की तारीख क्या थी, ठहरने की व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे खर्चा कितना हुआ, यात्रा का उपयुक्त समय क्या था, सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए आपको, आदि ये सब, ठीक है ना। चित्र का समावेश करें, यदि संभव हो तो आप उसके अंदर कोई चित्र भी तस्वीर की, यात्रा की तस्वीर भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। और निष्कर्ष क्या है, अंत में यात्रा से मिली सीख, जो आपने वहाँ से सीख, अनुभव जो भी आपको मिला है ना, उसको आपको बताना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको ना ये लिखना होगा। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसी तरह से आपको क्या लिखना है, आपको एक वो लिखना है, अपने परिवार के संग आप गए, वहाँ पर धार्मिक स्थल की यात्रा का वर्णन करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, काशी। देखो, सबसे पहले लिखा है हम काशी यात्रा, आध्यात्मिकता और अनुभव से भरी अविस्मरणीय यात्रा रही, ठीक है ना। ये इसका शीर्षक हो गया। देखो, पिछले महीने में अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ भगवान शिव की पावन नगरी हम काशी गए, ठीक है। यहाँ से आपने बता दिया, अपने स्थान के संग गए, स्थान बता दिया आपने, तारीख बता दी, पिछले महीने गए आप यहाँ पर, ठीक है ना। फिर बताया हमने यात्रा 15 जुलाई को आरंभ की थी। कब करी थी, 15 जुलाई को आरंभ की थी। हम सुबह की ट्रेन से दिल्ली से वाराणसी के लिए निकले थे, ठीक है ना। सब बताया, अपने ट्रेन से निकले थे, किससे निकले, साधन ट्रेन है, ठीक है ना। लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद हम जब ट्रेन से वाराणसी जंक्शन पहुँचे तो हर हर महादेव के जयकारे और गंगा के शीतल स्वागत हो। देखो, हर हर गंगा हर हर महादेव के क्या है, जयकारे लगने लगे थे जैसे हम वाराणसी पहुँचे। कहाँ पे थे हम, वाराणसी जंक्शन पे जैसे पहुँचे। अब देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको, गंगा आरती, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत से बने, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। फिर हमारा है काशी में प्रवेश और पहला अनुभव। देखो, हमने जब काशी में प्रवेश लिया और हमारा पहला अनुभव कैसा रहा, ये हमने आपको बताया। इसी तरह तो यहाँ पे था ना, सबको आपको बताते। देखो, स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने ऑटो से हमने अपना होटल पहुँचे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे क्या घटना घटी, फिर हमने गंगा की पावन धारा दर्शन किए, ये सब आपको बताना है। फिर क्या है, प्रमुख धार्मिक स्थल का वर्णन, ठीक है ना। अगले दिन हमने प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर गए, ठीक है ना। ये आपको बताएं, लंबे कतारों में लिख रहे, जय भोले के नारे लगाए, जय भोलेनाथ के नारे लगाए। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे बताया आपको आपने यहाँ पे सारनाथ यात्रा करी। तीसरे दिन हमने सारनाथ गए। यहाँ हमने भगवान बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश दिया था वहाँ गए, ठीक है ना, ये सब आपको बताना है। स्थानीय संस्कृति बतानी है, भोजन के बारे में बताना है, हमने वहाँ पे क्या क्या भोजन करा, ठीक है ना। काशी की गलियों में वहाँ के लोगों के बारे में, है ना, उनकी बोली जाने वाली बोली के बारे में, वहाँ के पहनावे के बारे में, पहनावे के बारे में, ठीक है ना, ये बाने बोलता बारे में, ठीक है ना। हमने काशी में प्रसिद्ध कचौड़ी खाई, कचौड़ी जलेबी काशी की बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं तो नहीं गया, प्लीज़ अगर आप गए तो बताना सच में फेमस है कि कचौड़ी जलेबी भी खाई, बहुत फेमस है। टमाटर चाट खाई और लस्सी का आनंद लिया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, जस्ट आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे गए वहाँ का एग्जाम्पल ले सकते हो, नहीं गए तो आप ऐसा ही एग्जाम्पल टिप देना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ देना, ठीक है ना। यात्रा में मिली सीख, ठीक है ना। अब देखो यात्रा में मिली सीख को हमें यहाँ पे बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे निष्कर्ष दे रखा है, ये रीड आउट कर लेना, ठीक है ना, कि आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन देखो इस तरह आएंगे, लैंग्वेज चेंज हो गई तो उसका आप देखना, देखो कुछ नहीं, लैंग्वेज कुछ क्या ही चेंज कर देगा, वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड दे देगा और कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे और एक और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। ऐसे यार ऐसे क्वेश्चन तक बिना पढ़े भी कर सकते हो यार, कर सकते हो नहीं कर सकते, ये बताओ क्या ही कुछ है इस क्वेश्चन में, क्या है विज्ञापन, क्या ही बताना है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, भाई बचपन से पढ़ के आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तक कि 10th-12th में तो एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए भी आता है, ग्रामर के अंदर, इंग्लिश के बोर्ड में 10th में आता है, आई थिंक, है ना, एडवर्टाइजमेंट बताना है, ठीक है ना। देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखे, देखो, और वो भी एक में 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो एक ही रहा कितने बड़े तरीके से, बताओ इतनी बड़ी तरीके से मैं आपके पास ला रहा हूँ, तो भाई कर दो भाई, एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई, जो वीडियो पे जुड़े हैं एक बार और कर दो सब्सक्राइब, अगर जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दिया होगा। बच्चे बोलेंगे क्या बार बार सब्सक्राइब कर रहे हैं। विज्ञापन क्या है, मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइबर क्या है। विज्ञापन क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, वैसे सब्सक्राइबर एक बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं। चलो ठीक है, विज्ञापन क्या है। देखो विज्ञापन एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा, संस्था या विचार का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उसके बारे में जान सकें, उसकी जानकारी ले सकें, ठीक है ना। सरल नॉर्मल शब्दों में कहें तो किसी उत्पादक, कोई भी उत्पादन, कोई भी प्रोड्यूस वस्तु हो गई, सेवा हो गई, उसकी जानकारी देकर लोगों को उसके बारे में बताना, ठीक है ना, उसके लिए आकर्षित करना, यही हमारा विज्ञापन होता है, ठीक है ना। हमने कोई भी बनाया, हमने मान लो हमने यहाँ पे एक क्या दे रखा है, स्वच्छम हर्बल क्या है, हैंड वॉश है, हमने कोई खाने की चीज़ बनाई, हमने कोई चिप्स बनाया, उसका हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, भाई ये हमारे येलो वाले चिप्स बनाए हैं, इसका इतना अच्छा फ्लेवर है, ये फलान ढंगाना, ये सब करेंगे नहीं करेंगे। भाई बचपन से पढ़ता है एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। जैसे कि मान लो कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करूँ, मेरा चैनल का नाम है कॉमर्स मैजिक, यहाँ पे आपको कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, मतलब कि आपके ग्रेजुएशन के टोटली सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो यही क्या है, मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके अपने फ़ायदे बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस टाइम पे क्या मिलेगा, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलो पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की बता दी, एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम वस्तु, सेवा, स्थान या किसी विचार का प्रसार करते हैं, उसे ही हम विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। देखो विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट किसी वस्तु, सेवा, विचार या इस संस्था के बारे में जानकारी देना, उसे लोकप्रिय बनाना तथा लोगों को उसका उपयोग के लिए प्रेरित करना। भाई इसका उपयोग करो, इस शैम्पू का उपयोग करो, तुम्हारे के साथ यूज़ करो, तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तुम्हारा डेंड्रफ खत्म हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर का यूज़ करो, सारा डेंड्रफ छूमंतर हो जाएगा। विज्ञापन की प्रमुख विशेषता क्या क्या होती हैं, यह संकुशल होता है, यह किसी वस्तु और सेवा के विचार के बारे में बताता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य लोगों को जानकारी देना ये होता है, ठीक है ना। ये सबको आपको यहाँ से पढ़ना है। अब देखो विज्ञापन, देखो वॉइस को इग्नोर करना थोड़ा सा। विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला होता है जानकारी प्रदान करना, लोगों को प्रेरित करना, उत्पादक की बिक्री बनाना। विज्ञापन से क्या हमारी हमारा जो सेलिंग बढ़ेगी, लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। फिर क्या ब्रांड की छवि बनेगी, हमारी ब्रांड की, हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी बनेगी, ठीक है ना। जन जागरूकता फैलेगी, ठीक है ना। विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से, देखो हमारे विज्ञापन के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा वस्तु, दूसरा होता है सेवा विज्ञान, फिर हमारा होता है व्यवसायिक विज्ञान, फिर हमारा चौथा कौन सा होता है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। वस्तु विज्ञान पढ़ देना, किसी सेवा के बारे में बताना, सेवा विज्ञान होता है, ठीक है ना। सर्विस एडवर्टाइजिंग, व्यवसायिक, ठीक है ना। और ये सामाजिक, ठीक है ना। समाज में जागरूकता फैलाना हमारा सामाजिक विज्ञापन होता है। सामाजिक विज्ञापन के उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे कि पहले पोलियो की दवाई नहीं पिलाई जाती थी बच्चों को, लोग पोलियो की दवाई नहीं पिलाते थे बच्चों को, ठीक है ना। कहते थे भाई ये बेकार दवाई है। तो उस समय अमिताभ बच्चन सर जी और शाहरुख खान का एक ऐड आया था, 2 बूंद पोलियो की, 2 बूंद जिंदगी की, सॉरी। उस ऐड के बाद ना एक क्रांति आई थी, लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना स्टार्ट कर दी थी, जिससे क्या था, पोलियो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया था, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप यूट्यूब पे निकालो 2 बूंद जिंदगी की, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना, ये ऐड, ठीक है ना। आप वैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो इस ऐड का, ठीक है। निष्कर्ष, अरे पहले हम ये तो पढ़ लें। देखो आकर्षण हमें कैसे बनाना होता है।
अगर हमें आ गया ना पेपर में तो हमें किस तरह बनाना है देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए देखो अक्षर विज्ञापन से हमें लिखना है स्वच्छ। हमें एक वो देनी है, एक उसका हमें एक देना है, एक हेडलाइन देनी है, ठीक है ना। स्वच्छता ही नई पहचान है, स्वच्छम, हर्बल हैंड वॉश, सुरक्षा हाथ, सुरक्षित हाथ, स्वस्थ जीवन, ठीक है। 99.9% कीटाणु को उससे सुरक्षा देता है, नीम और तुलसी होते हैं। पहले हमें ना देखो ये तो नहीं लिखना, हमें ये लिखना है, जो पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य होता है, ये हमें लिखना। देखो पहला दृश्य हमें लिखना है कि पहला दृश्य है, हाथ गंदे हैं। हम ये बना तो नहीं सकते ना, पर हम वहाँ पे लिखेंगे, हम पहले वहाँ पे कॉपी पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पहला दृश्य चल रहा है जिसमें हाथ गंदे हैं और कीटाणु दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे वायरस हो गया, ठीक है ना, हमारे हाथ हर समय कीटाणुओं के संपर्क में रहते हैं, ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि दूसरा दृश्य, ये आपको बहुत बड़ा करके लिखना है। फिर लिखेंगे दूसरा दृश्य चालू होता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, विज्ञापन के अंदर, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक बच्ची वो स्वच्छम हैंड वॉश से हाथ धो रही है, ठीक है ना, जिससे क्या सुरक्षा का सही चुनाव और अच्छा हर्बल हैंड वॉश है। फिर हम लिखेंगे तीसरा फिर हम लिखेंगे तीसरी स्लाइड चालू हो गई है ना, या तीसरा भाग आ गया, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि 99.9% कीटाणु की सुरक्षा से हमें क्या मिला, एनिमेशन दिखाया गया इसका, ठीक है ना। इसमें क्या है, या पढ़ देना यहाँ से, ठीक है ना। फिर चौथा दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें नीम और तुलसी के पार्श्व, ये दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। फिर पांचवा दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें स्वच्छ हैंड वॉश की बोतल दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उसकी ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। ये ऐसे आपको ना ऐसे लिखना है, पहला दृश्य में ये, दूसरे दृश्य में ये, बैकग्राउंड में आपको ये लिखना है कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना, कुछ बच्चे खेल रहे हैं गंदगी में, आपको इस तरह से करके लिखना, ठीक है ना, दृश्य करके लिखना, ठीक है ना, क्योंकि आप ये तो बना के आओगे नहीं, तो पर आप ऐसे लिख सकते हो ना कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है, जब हाथ धो रहे तो ऐसा म्यूजिक चल रहा है, जब कीटाणु मर गए तो एकदम मस्त तरीके से एकदम मोटिवेटेड वाला म्यूज़िक चलने लगा, जब हैंड वॉश की बारी आई तो एकदम क्लासी म्यूज़िक चलने लगा। ऐसे आपको बताना है, ठीक है ना। फिर आपको ये एक ऐसे याद रखिए, स्वच्छम अपनाइए, बीमारियों से बचिए, ठीक है ना। उपलब्ध सभी किराना स्टोर पर, सुपरमार्केट व ऑनलाइन भी, ठीक है ना, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह आपको मिल जाएगा। ऐसी एक ये वाला है, ये आप भी ऐसे ही पढ़ देना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला ही पढ़ देना। पहला दृश्य ये, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, क्योंकि देखो आपको पेपर के अंदर ना दृश्य ही लिखना है, ठीक है ना। ये आप बना के तो आओगे नहीं, आपको ऐसे दृश्य लिखना है, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये दे रखा है, रीड कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। टीवी धारावाहिक के लिए एक रोचक संवाद लिखिए। परिवार पृष्ठभूमि पर आधारित टेलीविज़न धारावाहिक लेखन के लिए संवाद लिखिए। देखो इसमें क्या पूछा गया है। सबसे देखो हमें इसमें दो चीज़ पूछी गई है। पहली चीज़ पूछी गई है टीवी धारावाहिक है क्या। टीवी धारावाहिक के लिए एक रोचक संवाद। देखो सबसे पहले टीवी धारावाहिक समझो है क्या। टीवी धारावाहिक मतलब टीवी सीरियल, टेलीविजन सीरियल, जैसे अनुपमा लाइव हो गया, है ना, मेरा फेवरेट बालवीर हो गया, और रिश्ता क्या कहलाता हो गया, और पता नहीं नाटक है, वैसे यही दो नाटक बहुत ज़्यादा फेमस है ना। टीवी धारावाहिक एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें कहानी कई एपिसोड और क्रमबद्ध में दिखाई जाती है, ठीक है ना, कई एपिसोड चलते रहेंगे उसके। उदाहरण के लिए पारिवारिक कोई शो हो गया, जैसे कि वो हो गया कभी सास भी कभी बहू थी, चलना है ना, अभी कितने सारे एपिसोड आ रहे हैं ना। कैसे सामाजिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, हास्य हो गया, जैसे हास्य मतलब मनोरंजन वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है ना, शैक्षणिक धारावाहिक हो गया, ठीक है ना, ये सब होते हैं टीवी धारावाहिक के लिए। रोचक संवाद, ठीक है ना, पहला है हास्य और रोचक। हमें देखो एक संवाद बताना है, उसके बाद हमें पृष्ठभूमि पे देना है, मतलब दो तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। हास्य संवाद देना मतलब मनोरंजन वाला। देखना आरव है चौंकते हुए, यह दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। तो नेहा, मुझे पहले लिखना ऊपर दृश्य फर्स्ट ये चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाग होते हैं ना। दृश्य फर्स्ट, ये दरवाज़ा जाना कैसे खुल गया, लिखना भी आपको। अब देखो आप जो पाठक मतलब जो आपका एग्जामिनर है, आपका पढ़ रही तो रहा है, वो पाठक ही तो हो गया आपके लिए, आप लेखक बन गए, है ना। जो आपका एग्जामिनर है आप उसे तो अपना इमोशनल नहीं बता सकते उस समय, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि चौंकते हुए, ठीक है ना, ये दरवाज़ा खुल गया, अपने आप कैसे खुला। फिर नेहा, मुझे तो बचपन से लगता था इस घर में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, ये क्या है, एक भूतिया कहानी बन रही है। आरव, हाथ में पुरानी डायरी देखकर, शायद इस डायरी में भी वो कोई राज हो, ठीक है ना, ये आप सबके बताना है। फिर दृश्य 2, ठीक है ना, ये आपको दृश्य 2 है, घर की इज्जत। अब इसमें क्या है, बैठक कक्ष में परिवार। देखो ये एक दूसरी कहानी चालू हो गई, तीसरी कहानी चालू हो गई, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्या है टीवी धारावाहिक में क्या अलग अलग एपिसोड होते हैं, ठीक है। समझो आपको इस तरह से आपको करना है। फिर एक है हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित पारिवारिक धारावाहिक हमारे समाज, संस्कृति और रिश्तों के मूल्यों को दर्शाता है, ठीक है ना। हमारे समाज को बताता है कि हमारे समाज में कैसे परिवार रहते हैं, ठीक है ना। इसमें संवाद सरल होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए, ठीक है ना। ये जीवन को करीब से दिखाता है, ठीक है ना। ये पहला दृश्य चल रहा है संयुक्त परिवार का माहौल, सब सारे परिवार का माहौल। दादी
इस घर की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है जानते हो सही बच्चे? क्या दादी? दादी। हमारा एक दूसरे का भरोसा एक साथ निभाना यही हमारे घर की ताकत है। पिता। सही सही कहा आपने। साथ रहेंगे तो सब मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर दूसरा है, दूसरे में क्या है? पीढ़ियों के बीच संवाद, दादी जी पोता और पोते के संवाद हो रहा है। तीसरा संवाद हो रहा है भाई बहन के बीच। बहन, भैया आपने मेरे लिए इतना सब कैसे इतना सब क्यों किया? भाई, क्योंकि तू मेरी सिर्फ एक मेरी बहन नहीं, मेरा सबसे अच्छी दोस्त भी है। बहन, भावुक होकर, ठीक है ना? आपको लिखना भावुक होकर। भैया आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। भाई, हमेशा हर मुश्किल में तेरे संग रहूँगा, ठीक है ना? ये हो गया। फिर चौथा क्या कहने लगा? परिवार की समस्या और समाधान। देखो परिवार की समस्या माँ बेटी पिता सभी, ठीक है ना? कोई समस्या इनका समाधान निकाला, ये आपको रीड करना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। संवाद लेखन की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है क्वेश्चन देखो। संवाद छोटे सरल होने चाहिए, शब्द भाषा इजी होनी चाहिए, पत्रकार की भावनाओं और संभव देखो जो पत्रों की जो भावना पात्र मतलब जो करेक्टर हो गए उनकी भावनाओं और स्वभाव के अनुसार संवाद लिखने चाहिए। जीवन को करीबी से दिखाना चाहिए। संवाद कहानी में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। और फिर हमारा लास्ट आ गया, संवाद को रोचक और भावनात्मक और संदेश दें, ठीक है ना? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो एक बस आप लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर देना, तो मैं आपको ये नोट्स दे दूँगा। ज़्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? बाकी देखो अगर कोई डाउट हो या कोई दूसरे की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कीप लर्निंग कीप गोइंग, ठीक है ना? बाय बाय।